Hello everyone and very warm welcome to all my viewers. So today we are going to discuss a new topic of your syllabus, that is the cell. अब सेल अपने आप में एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है। यहाँ पर हम पढ़ेंगे सेल का बेसिक इंट्रोडक्शन कि सेल क्या होती है, ठीक है, सेल की डिस्कवरी कैसे हुई, ओके, यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स क्या हैं, प्रोकैरियोट और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स क्या हैं, इनका स्ट्रक्चर क्या है, सेल का स्ट्रक्चर क्या है, सेल के ऑर्गेनेल्स के बारे में और इसके फंक्शन के बारे में। एज ए होल हम इस टॉपिक के अंदर ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे आगे आने वाले वीडियोज़ में। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। व्हाट इज अ सेल? अगर मैं सेल की बात करूं, सबसे पहले तो टर्म सेल की बात कर लेते हैं। जो सेल टर्म है वो एक लैटिन वर्ड है, लैटिन वर्ड सेला या सेल्यूला, इससे अराइज हुआ है सेल, ठीक है, और इसका मतलब होता है अ स्मॉल रूम। बेसिक स्ट्रक्चर आपने क्लास 9th ऑनवर्ड्स पढ़ा होगा, इवन छोटे क्लासेस में भी बताया जाता है। सेल क्या होता है? एक मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, कोई भी शेप हो सकती है इसकी, स्फेरिकल हो सकता है, राउंड शेप हो सकता है, ठीक है, और इसके अंदर कुछ फ्लूइड, कुछ केमिकल भरा रहता है, क्लियर। और ये सेल अपने अंदर कुछ एक्टिविटीज परफॉर्म करवाती है। मतलब सेल क्या है? एक मेम्ब्रेन बाउंड चैम्बर है, ठीक है, अ सेल, ठीक है। ये एक ऑटोनॉमस बॉडी है। ऑटोनॉमस बॉडी का मतलब होता है कि ये इंडिपेंडेंट है, ये अपने फंक्शन खुद करती है, ये किसी पे डिपेंडेंट नहीं है अपने फंक्शंस करवाने के लिए, ठीक है, ये अपने इंफॉर्मेशन खुद कैरी करती है। ये खुद सेल्फ रेप्लिकेट होके अपनी कॉपीज बनाती है, मतलब डॉटर सेल्स को प्रोड्यूस करती है, या इन दूसरे शब्दों में कहें कि ये रिप्रोडक्शन करती है, ठीक है, ये अपने अपने जैसे सेल्स को जनरेट करती है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सेल का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फिनोमिना है, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो उसको डिफ्रेंशिएट करता है लिविंग और नॉन लिविंग से, वो ये कि सेल के अंदर जो इन्वायरमेंट है, मतलब कि ये इसका जो लिक्विड जो इसके अंदर है, जिसको हम साइटोप्लाज्म के नाम से जानते हैं, ठीक है, ये साइटोप्लाज्म क्या है? यहाँ पर बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस होती हैं, क्लियर, बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस हैं, एंजाइमेटिक रिएक्शंस हैं, और एंजाइम्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? टेम्परेचर सेंसिटिव होते हैं। एंजाइम्स आर टेम्परेचर सेंसिटिव। उसके अलावा ये पीएच सेंसिटिव भी होते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि जरा सा भी चेंज होता है अगर टेम्परेचर में या पीएच में, तो ये एंजाइम जो है डिस्टॉर्ट हो जाएगा, ये अपना फंक्शन नहीं कर पाएगा। तो सेल के पास ये एबिलिटी है कि ये अपने इन्वायरमेंट को बैलेंस करती है, बहुत डेलिकेटली ये अपने इन्वायरमेंट को बैलेंस करती है और अपने केमिकल कॉम्पोजिशन को स्टेडी स्टेट में मेंटेन कराती है विद इन इट्स बाउंड्री। मतलब कि इसके अंदर का जो पीएच है, जो टेम्परेचर है, वो एक जैसा बना रहता है, उसका एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से एक्सटर्नल चेंजेस का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता या ज्यादा नहीं पड़ता। अगर आप अपने आप को ही देखो कि एक ह्यूमन बीइंग 40 डिग्री पे भी सरवाइव कर रहा है और 4 डिग्री पे भी सरवाइव कर रहा है, दोनों ही केस में उनकी बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर है वो कितना है? 94 टू 98 डिग्री के बीच में, फ़ारेनहाइट के बीच में वेरी करता है, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, बट नॉर्मल रेंज वही है, ठीक है। वो इफेक्ट नहीं डालता, वो इफेक्टेड नहीं होता, आई कैन से, कि बाहर के टेम्परेचर से। क्यों? क्योंकि हमारे बॉडी को यूनिफॉर्मली वर्क करना है किसी भी कंडीशन में। तो ये जो कंडीशन है कि सेल अपना एनवायरनमेंट जो मेंटेन करती है, इस पूरी सेंटेंस को मैं एक वर्ड से एक्सप्लेन कर सकती हूँ, दैट इज होम्योस्टेसिस। मतलब सेल एक होम्योस्टेसिस मेंटेन करती है। व्हाट इज होम्योस्टेसिस? अगर मैं इसको डिफाइन करूं, होम्योस्टेसिस अ प्रोसेस बाय विच organisms tends to maintain stability while adjusting to conditions that are best for its सर्वाइवल। कहने का मतलब यह है कि अगर कुछ चेंज आता है इसके केमिकल कॉम्पोजिशन में किसी एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से, तो ये सेल
कोशिश करेगी अपने आप को एडजस्ट कराने की उस चेंजिंग इन्वायरमेंट में विद इन अ लिमिट। अगर उस लिमिट के बियॉन्ड कंडीशन चेंज होती है तो क्या होगा, इट विल बी नॉट एबल टू सर्वाइव। ठीक है, अगर होम्योस्टेसिस सक्सेसफुल होता है, इफ होम्योस्टेसिस, दो कंडीशन हो सकती हैं, सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल। ठीक है, अगर सक्सेसफुल होता है तो लाइफ क्या होगी, कंटिन्यू, और अगर अनसक्सेसफुल होता है तो इट रिजल्ट्स इन अ डिजास्टर और डेथ ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो होम्योस्टेसिस जो है वो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए, लिविंग सेल के लिए, उसको मेंटेन करना उसके सर्वाइवल के लिए। ठीक है, नाउ सबने पढ़ा है सेल को हम कहते हैं बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ इन टर्म ऑफ स्ट्रक्चर एज वेल एज फंक्शन। दोनों ही के केस में हम इसको बेसिक यूनिट बोलते हैं। ऐसा क्यों? देखो, ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, ऑर्गेनिजम्स दो टाइप के होते हैं, यूनिसेल्यूलर एंड मल्टीसेल्यूलर। अब यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स क्या है, सिंगल सेल के बने हैं। ठीक है, और मल्टीसेल्यूलर मल्टीपल सेल्स के बने हैं। तो अभी हम मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स की बात नहीं करते, हम यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं जो सिंगल सेल से बने हैं। एक सिंगल सेल से बना हुआ जो ऑर्गेनिज्म है, लाइक बैक्टीरिया या अमीबा। ठीक है, अब इसको देखें तो एक सेल ये कैपेबल है इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस के, एनवायरनमेंट में ये है और ये सर्वाइव कर रही है, ये अपने सारे एसेंशियल फंक्शन जो भी लाइफ के लिए जरूरी है वो परफॉर्म कर रही है, इसको किसी की जरूरत नहीं है। अगर इस ऐसे किसी स्ट्रक्चर में से, ऐसे किसी सिंगल सेल में से अगर मैं उसका कोई स्ट्रक्चरल पार्ट माइनस कर दूं, फॉर एग्जाम्पल एक सेल में से मैं उसका माइटोकॉन्ड्रिया निकाल दूं, सपोज एक यूकैरियोटिक सेल है, माइटोकॉन्ड्रिया हटा दूं, मैं सेल में से माइनस कर दिया मैंने, तो क्या ये सेल सरवाइव करेगी? आंसर इज नो। ठीक है, यानी सेल अपने आप में वो सबसे छोटा स्ट्रक्चर है जिसमें से मैं अगर कोई भी स्ट्रक्चरल कंपोनेंट डिलीट करती हूँ तो वो सेल सरवाइव नहीं कर पाएगी। दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इट द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। इन द सेम वे फंक्शनल यूनिट हम क्यों कहते हैं कि अगर मैं एक भी ऑर्गेनिल को वहां से माइनस कर रही हूँ तो वो अपना फंक्शन भी पूरी तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाएगी, ना तो वो स्ट्रक्चरली सर्वाइव करेगी ना फंक्शनली। तो एनी स्ट्रक्चर लेस देन द स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल डज नॉट इंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग। मतलब सेल के स्ट्रक्चर से छोटा कोई भी स्ट्रक्चर अभी तक तो मौजूद नहीं है जिसे हम लिविंग कह सके, उससे नीचे आते ही सब नॉन लिविंग हो जाता है। दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इट द सेल इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। उससे छोटा यूनिट, उससे छोटी लिविंग चीज कोई भी पॉसिबल नहीं है। इन द सेम वे अगर आप कहो कि मैं सेल के सारे ऑर्गेनेलीज को इकट्ठा करके एक सेल जैसा स्ट्रक्चर क्रिएट कर दूं, तो अभी तक आर्टिफिशियली ये पॉसिबल नहीं हो पाया है कि हम एक सेल को सिंथेसाइज कर पाए। हम प्री एग्जिस्टिंग सेल से तो नई सेल बना सकते हैं, मगर मुझे अगर एक नई सेल क्रिएट करनी है, मैं माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस और गोल्जी और ईआर, राइबोसोम सब कुछ इकट्ठा करके अगर मैं सोचूं कि मैं एक सेल को क्रिएट कर दूं, तो अभी तक ऐसा कोई भी केस नहीं सुना है जहां पर कि ऐसा पॉसिबल हुआ हो कि आर्टिफिशियली किसी ने कोई सेल सिंथेसाइज कराई है। तो इसीलिए हम सेल को लाइफ का सबसे छोटा यूनिट बोलते हैं, स्ट्रक्चरल एज वेल एज फंक्शनल। आई होप क्लियर हुआ होगा आप लोगों को। क्लियर? नाउ द नेक्स्ट टर्म इज साइटोलॉजी। व्हाट इज साइटोलॉजी? अगेन सेल का कोई भी एस्पेक्ट जब हम स्टडी करते हैं, चाहे वो उसका स्ट्रक्चर हो, चाहे वो उसका केमिकल कंपोजिशन हो, चाहे वो उसका फंक्शन हो, कुछ भी सेल के बारे में अगर हम कुछ भी स्टडी कर रहे हैं ना, तो उस ब्रांच को, साइंस की वो ब्रांच कहलाती है साइटोलॉजी। मतलब
cytology is a branch of science that deals with the study of structure, chemical composition and function of a cell as well. ठीक है, तो ये थी आपके लिए बेसिक इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द सेल की सेल क्या होती है और मतलब लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में बहुत ही फाइन लाइन है एक्चुअली ना, जिसको शायद वर्ड्स में डिफाइन करना पॉसिबल नहीं है. नाउ मूव टूवर्ड्स कि सेल की डिस्कवरी कैसे हुई, कैसे सेल एग्जिस्टेंस में आई. तो सबसे पहले यहाँ पर नाम आता है रॉबर्ट हुक का. अब यहाँ पर देखो कुछ साइंटिस्ट के नेम आएंगे, वो आपको याद रखने हैं. उनका जो सन है, कौन सी सन में उन्होंने क्या डिस्कवर किया वो चीज याद रखनी है. प्लस आपको ये याद रखना है कि वो किस एरिया को बिलोंग करते थे. जैसे कि रॉबर्ट हुक वॉज एन इंग्लिश साइंटिस्ट. ठीक है, तो नीट के क्वेश्चन यही बनते हैं छोटे छोटे. कभी कभी ये छोटी सी चीज पूछ ली जाती है और आपको नहीं पता होती है या आपने ध्यान नहीं दिया होता तो आपके नंबर माइनस हो जाते हैं. तो रॉबर्ट हुक हु वाज एन इंग्लिश साइंटिस्ट इन 1665, उन्होंने क्या करा, क्वार्कस एक ओक प्लांट है जिसकी बार्क मतलब स्टेम का जो आउटर पार्ट होता है ना, डेड जो सेल होती है ब्राउन कलर की, वो बार्क को इन्होंने लिया, उसका एक थिन स्लाइस बनाया और उसको एक सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप से स्टडी किया. इन्होंने खुद ही असेंबल किया था उस माइक्रोस्कोप को और उन्होंने उस थिन स्लाइस को एग्जामिन किया अंडर द माइक्रोस्कोप. तो उन्होंने क्या देखा, यहाँ पर ये फिगर देखो, ये हनी कोम लाइक स्ट्रक्चर. उस बार्क में उनको दिखाई पड़ा इस टाइप का स्ट्रक्चर, हनीकॉम लाइक स्ट्रक्चर. ये देख रहे हो ना आप, ये लाइक दिस, इस तरीके के इन्होंने बहुत सारे चैम्बर्स देखे. तो इन्होंने क्या बोला कि भाई ये जो बार्क है ना, ये बहुत सारे चैम्बर्स लाइक स्ट्रक्चर से बनी हुई है और इस एक चैम्बर को इन्होंने नाम दिया सेल्यूला. जैसे अभी मैंने बताया लैटिन वर्ड सेल्यूला, जिसको अब हम सेल के नाम से जानते हैं. इन्होंने कहा कि भाई ये तो सेल की बनी हुई है और सेल क्या होता है, एक मेम्ब्रेन बाउंड रूम लाइक स्ट्रक्चर है, एक चैम्बर है, बहुत सारे चैम्बर्स. इन्होंने एम्प्टी चैम्बर्स देखे, मेन चीज है एम्प्टी चैम्बर्स देखे. ठीक है, और इस वर्क को इन्होंने अपनी बुक माइक्रोग्राफिया में पब्लिश किया. बट इनकी खुशी उस समय खत्म हो गई जब ये पता चला कि रॉबर्ट हुक ने जो एग्जामिन किया था वो बेसिकली क्या थी, डेड सेल्स थी. बार्क जो होती है बेसिकली वो डेड सेल्स होती है. एक्चुअली he observed डेड सेल वॉल्स. वो सेल भी नहीं थी, सेल वॉल्स थी सिर्फ, डेड सेल वॉल्स ऑफ प्लांट सेल. मतलब आज की तारीख में तो हम जानते हैं कि सेल का स्ट्रक्चर क्या होता है. तो उन्होंने जो देखा ये सिर्फ सेल वॉल्स थे. ठीक है, अंदर एम्प्टी रूम था, जबकि हम जानते हैं कि सेल एम्प्टी नहीं होती है. ठीक है, आज हम जानते हैं, क्लियर. बट रॉबर्ट हुक को थोड़ी ना पता था कि सेल के अंदर कुछ होता है ना. डेड क्यों कह रहे हैं हम इसको, क्योंकि इट लॉस्ट देयर लिविंग कंटेंट एंड लुक लाइक रूम्स. ठीक है, ठीक है भाई. अब सेल वर्ड तो यूज हुआ था एम्प्टी चैम्बर्स के लिए, क्लियर. लेकिन इस सेल वर्ड को हम आज भी यूज करते हैं. तो देखा जाए जो टर्म सेल है वो एक्चुअली एक मिसनॉमर है. क्यों, सेल का मतलब होता है एम्प्टी चैम्बर, बट सेल एम्प्टी नहीं होती है. मतलब जो एक लिविंग यूनिट है वो एम्प्टी नहीं होती है, मिसनॉमर, बट स्टिल यूज्ड. बिकॉज क्यों यूज कर रहे हैं हम इस टर्म को, इसके दो रीजन हैं. पहला कि इट इज वेरी सिंपल एंड दूसरा सुटेबल सब्स्टिट्यूट, जो अभी तक कुछ मिला नहीं कि सेल को हम और किस नाम से बुला सकते हैं. सुटेबल सब्स्टिट्यूट हैज नॉट बीन फाउंड टिल नाउ. ठीक है, तो सेल जो है बेसिकली एक मिसनॉमर है. अब उसके बाद आए नेक्स्ट साइंटिस्ट एंटोन वॉन ल्यूवेनहुइक.
इन्होंने अपना जो काम किया वो किया 1675 से 1680 के बीच में। देखो याद रखो, इन्होंने सेल पर जो भी वर्क है वो 1665 से स्टार्ट हुआ। मैं ये नहीं कहूंगी कि स्टार्ट हुआ, बट उसको रिकॉग्निशन मिला उस वर्क को। उससे पहले स्टडी तो बहुत हुई बट इतना रिकॉग्निशन नहीं मिला कि सेल क्या होती है या ऑर्गेनिजम्स किस चीज के बने होते हैं। ये रिसर्च हुई बट पब्लिश नहीं हुई। तो रॉबर्ट हुक के टाइम से अगर हम इसको काउंट करें तो 1665 से स्टडी स्टार्ट हुई, अब हम पहुंच गए हैं 1675 से 1680 के बीच में। एंटोन वॉन ल्यूवेनहुक जो कि एक डच मर्चेंट थे, अगेन ये नीट का क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान रखना, इसलिए मैं बार बार बोल रही हूँ कि ये पढ़ना है आपको। और माइक्रोस्कोपी जो थी वो उनकी हॉबी थी। मर्चेंट मीन्स वो एक व्यापारी थे, बिजनेसमैन थे, बट उनकी हॉबी थी माइक्रोस्कोपी। तो उन्होंने खुद असेंबल किए माइक्रोस्कोप और अपने सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप से उन्होंने फ्लूइड मतलब बॉडी फ्लूइड्स को स्टडी किया, माइक्रोस्कोप के अंदर स्टडी किया बॉडी फ्लूइड्स को, जैसे कि सीमेन हो गया, है ना, बॉडी फ्लूइड में आपका ब्लड, सीमेन और आपका वाटर तो बॉडी फ्लूइड नहीं हुआ, ठीक है। वाटर की को उन्होंने अंडर माइक्रोस्कोप देखा, तो इन्होंने क्या देखा कि कुछ लिविंग, कुछ मतलब स्ट्रक्चर्स थे जो स्विम कर रहे थे, स्विमिंग क्रिएचर्स को इन्होंने ऑब्जर्व किया, क्लियर, उसको इन्होंने नाम दिया एनिमल क्यूब्स। तो एंटोन वॉन ल्यूवेनहुक वो साइंटिस्ट जिन्होंने सबसे पहले स्विमिंग क्रिएचर को देखा। उन्होंने कहा कि भाई सेल जो है वो स्टेबल नहीं मूव कर रही है, ठीक है। और उन्होंने किन किन चीजों को देखा था, बैक्टीरिया को, प्रोटोजोन्स को, ह्यूमन स्पर्म सेल को और रेड ब्लड सेल्स को, ठीक है। चलो भाई ये भी पता चल गया कि भाई जो सेल है वो मूव कर रही है। नाउ नेक्स्ट आए रॉबर्ट ब्राउन इन 1831। देखो ये 1675 से 1680 तक की बात हो रही है, उसके बाद बहुत सारी डिस्कवरीज हुई है इस बीच में, क्लियर, बट वो इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको मैं स्किप कर रही हूँ। 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया इन ऑर्किड रूट सेल। न्यूक्लियस क्या होता है, सेल के सेंटर में एक डार्कली स्टेन्ड स्ट्रक्चर होता है न्यूक्लियस, जिसको अभी हम बोलते हैं क्या, हेड ऑफिस ऑफ द सेल, यू कैन से कि न्यूक्लियस ये है जो सेल की सारी एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है, क्लियर। उसके बाद चलो ठीक है, न्यूक्लियस की डिस्कवरी हो गई, सेल मूव करती है ये भी पता चल गया। नेक्स्ट है डुजार्डिन। डुजार्डिन ने 1835, नाउ 1831 के बाद 1835, उन्होंने कहा कि जो सेल्स हैं, इन्होंने प्रोटोजोन्स को स्टडी किया और इन्होंने देखा कि इन प्रोटोजोन्स के अंदर मतलब सेल के अंदर एक लिक्विड है, फ्लूइड है, सेमी फ्लूइड सब्सटेंस है, जेली लाइक सब्सटेंस है, जिसको इन्होंने सार्कोड कहा, मतलब जिसको रॉबर्ट हुक कह रहे थे कि एम्प्टी चैम्बर है, अब डुजार्डिन कह रहे हैं कि वो एम्प्टी चैम्बर नहीं है, उसके अंदर कुछ फ्लूइड भरा हुआ है, कुछ सेमी फ्लूइड, सेमी फ्लूइड मींस जेली लाइक स्ट्रक्चर है, कुछ मतलब एक केमिकल है जो दिख रहा है, उसको इन्होंने सार्कोड कहा। परकिंजे ने सबसे पहले टर्म यूज किया प्रोटोप्लाज्म, किसके लिए, सेमी फ्लूइड मटेरियल, जिसको डुजार्डिन ने सार्कोड कहा था, परकिंजे ने उसके लिए टर्म दिया प्रोटोप्लाज्म। प्रोटो वर्ड का मतलब होता है फर्स्ट और प्लाज्म का मतलब होता है सब्सटेंस, तो प्रोटोप्लाज्म का मतलब होता है द फर्स्ट सब्सटेंस, ठीक है। तो परकिंजे ने कहा कि भाई जो सेल के अंदर दिख रहा है वो प्रोटोप्लाज्म है, क्लियर। फिर आए ह्यूगो वॉन मोल। ह्यूगो वॉन मोल अगेन जर्मन बायोलॉजिस्ट थे और इन 1844, ये 1840 में परकिंजे ने नाम दिया प्रोटोप्लाज्म। ह्यूगो वॉन मोल ने 1844 में ये बोला कि जो प्रोटोप्लाज्म है वो स्टेडी स्टेट में नहीं, मतलब वो रुका हुआ नहीं है, वो मूव कर रहा है, वो सर्कुलेट कर रहा है इनसाइड द सेल, ठीक है। उसमें कुछ इन्होंने मूवमेंट ऑब्जर्व किए, क्लियर, किसने, ह्यूगो वॉन मोल ने, इन प्लांट सेल्स, ठीक है। अब फिर आए श्लाइडेन। श्लाइडेन इन 1838, उन्होंने भाई ये कहा कि जितने भी प्लांट्स हैं वो सारे के सारे सेल से बने हुए हैं। उन्होंने प्लांट्स पे स्टडी किया, जर्मन बोटेनिस्ट थे ये, और इन्होंने बोला कि ऑल द प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल। मीनवाइल इसी समय शॉन नाम के एक जोलॉजिस्ट थे, उन्होंने भी सेम स्टेटमेंट दिया बट उन्होंने एनिमल सेल्स के लिए दिया इन 1839, ठीक है। इन्होंने कहा, एक तो इन्होंने ये बोला कि ऑल द एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल्स, जैसे कि श्लाइडेन ने प्लांट्स के लिए बोला। इसके अलावा इन्होंने बोला कि सेल के चारों तरफ जो एक ये जो बाउंड्री है, इसको इन्होंने नाम दिया प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन नाम का एक स्ट्रक्चर है जिससे ये बाउंडेड रहती है, जो उसको आउटर एनवायरनमेंट से सेपरेट करती है।
और कुछ कुछ सेल्स में इसके चारों तरफ एक थिक लेयर मिलती है कुछ सेल्स में, जो कि प्लांट सेल्स का कैरेक्टरिस्टिक है, सेल वॉल, जो ह्यूमन या एनिमल सेल्स में एब्सेंट होती है। ये स्टेटमेंट दिया था श्वान ने, जो कि एक ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे। तो दिस इज ऑल अबाउट द हिस्ट्री ऑफ द सेल, कि कैसे सेल एग्जिस्टेंस में आई, कैसे उसको डिस्कवर किया गया। अब जब श्लाइडेन ने कहा कि सारे प्लांट सेल से बने हैं और श्वान ने कहा कि सारे एनिमल सेल से बने हैं, तो श्लाइडेन और श्वान ने दोनों ने मिल करके सेल थ्योरी को प्रपोज किया, ठीक है। और इन्होंने क्या करा, जितनी भी हिस्ट्री थी, जितना भी अब तक डिस्कवर हुआ सेल के बारे में, उसको उन्होंने क्लब करके एक स्टेटमेंट बना दिया, उसको इन्होंने नाम दिया सेल थ्योरी, ठीक है। वो क्या स्टेटमेंट था? स्टेटमेंट था कि ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल, सारे ही ऑर्गेनिजम्स, चाहे वो प्लांट हो या एनिमल्स हो, सब सेल के बने हुए हैं। और सेल जो है वो स्मॉलेस्ट एंटाइटी है जिसको हम लिविंग कह सकते हैं। क्लियर? मतलब सेल थ्योरी में कुछ नहीं लिखना है, आपने जो पीछे हिस्ट्री में जो कुछ पढ़ा वो यहाँ पे क्लब कर देना है। दूसरा स्टेटमेंट क्या था कि सेल जो है एक मास ऑफ प्रोटोप्लाज्म है, जिसके पास एक न्यूक्लियस है और जो बाउंडेड है एक मेम्ब्रेन से, और कुछ केसेस में सेल वॉल से। यही अभी हमने डिस्कवर किया था हिस्ट्री में। जितनी भी सेल्स हैं, चाहे वो प्लांट हो, एनिमल हो, बैक्टीरियल सेल हो, कोई भी सेल है, वो स्ट्रक्चरली दे आर सिमिलर और उनकी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज भी सेम है। तो क्वेश्चन आता है कि फिर डिफरेंस कहाँ पर आ रहा है? डिफरेंस आ रहा है उनके फंक्शन में, कि वो क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। बट अपने खुद के सर्वाइवल के लिए जो उनकी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हैं वो सेम है। अगर एक सेल रेस्पिरेशन कर रही है तो उसका मैकेनिज्म ऑलमोस्ट सभी सेल में सेम होगा, ठीक है। डाइजेशन हो रहा है तो उसका मैकेनिज्म सेम होगा, उसके लिए कोई सेपरेट कि भाई एनिमल सेल ऐसे करेगी, प्लांट सेल ऐसे करेगी, ऐसा कोई डिफ्रेंसिएशन नहीं है। तो सारे के सारे सेल्स स्ट्रक्चर में सेम है और उनके खुद के सर्वाइवल के लिए जो उनकी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हैं वो भी सेम है। डिफरेंस कहाँ पर है? ओवरऑल वो फंक्शन क्या परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, उसमें वहां पे डिफरेंस आ जाता है। और चौथा स्टेटमेंट क्या था कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का कोई जो फंक्शन कर रहा है, कोई ऑर्गेनिज्म कोई एक फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, तो वो एज ए होल रिजल्ट है उसमें मिलने वाली सेल्स और उनका आपस में इंटरेक्शन, वो सेल क्या काम कर रही है और आपस में कैसे इंटरेक्ट हो रही है इंडिविजुअली। तो जो सारा इंटरेक्शन क्लब होता है तो वो हमें एक फंक्शन एज ए होल एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलता है, ठीक है। जैसे हम रेस्पिरेशन करते हैं तो रेस्पिरेशन में हमारा पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम इन्वॉल्व है, बहुत सारी सेल्स इन्वॉल्व हैं, लेकिन हमको क्या दिख रहा है कि ब्रीदिंग हो रही है, इनहेलेशन हो रहा है, एक्सहेलेशन हो रहा है, ठीक है, अंदर जो है गैसेस एक्सचेंज हो रहा है, लेकिन उसको करने में बहुत सारी सेल्स का कंट्रीब्यूशन है, ये अकेले एक स्ट्रक्चर के बस की बात नहीं है। तो एज ए होल कोई भी ऑर्गेनिज्म या कोई भी ऑर्गन सिस्टम एक फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, एक्चुअली में वो उसके सेल्स का कंबाइंड इफेक्ट है, सेल्स का आपस में और इंडिविजुअली जो भी है वो कंबाइंड इफेक्ट है, जो हमें एक उसमें दिखता है, ठीक है। अब बात आती है कि सेल थ्योरी सक्सेसफुल क्यों नहीं हुई, इसकी शॉर्टकमिंग्स क्या थी। शॉर्टकमिंग्स तो बहुत थी, बट सबसे बेसिक और सबसे इंपॉर्टेंट जो शॉर्टकमिंग्स या उसका नेगेटिव होना था वो ये था कि ये नहीं बता पाई कि नई सेल कैसे जनरेट होती है, ठीक है। इस बारे में सेल थ्योरी में कोई भी स्टेटमेंट नहीं था, तो इसलिए इसको अप्लाई नहीं किया गया, ठीक है। तो भाई हुआ क्या फिर बाद में 1855 में, देखो अभी तक जो बात हो रही थी सेल थ्योरी की, ये 1840 के आसपास की बात है जब सेल थ्योरी आई। उसके बाद 1855 में रुडोल्फ विर्चाउ नाम के एक साइंटिस्ट हैं जिन्होंने एक स्टेटमेंट दिया, ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला। व्हाट डज इट मीन? It means that the cells divided and new cells are formed of pre-existing cells. मतलब हमारी जो सेल्स हैं वो डिवाइड होती हैं और जो नई सेल्स बनती हैं वो हमारी जो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स हैं उन्हीं से जनरेट होती हैं। तो इस स्टेटमेंट ने पूरी सेल थ्योरी को चेंज कर दिया, जिसको बाद में सेल प्रिंसिपल के नाम से जाना गया। और कुछ नहीं है, सेल थ्योरी के जो स्टेटमेंट थे वो तो ऐसे रहे, उसके बाद इस स्टेटमेंट को और क्लब कर दिया गया यहाँ पर कि सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स चाहे प्लांट्स हो या एनिमल्स सब सेल के या उनके प्रोडक्ट के बने हुए हैं और ऑल द सेल्स अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, ठीक है। इसको प्रिंसिपल क्यों कहा गया? प्रिंसिपल इसलिए कहा गया क्योंकि ये यूनिवर्सली अप्लाई होता है, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड,
मतलब चाहे वो प्लांट सेल हो, चाहे एनिमल सेल हो, चाहे बैक्टीरिया हो, ठीक है, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है अगर अर्थ पे, तो उस पर ये प्रिंसिपल एसएच अप्लाई हो जाता है, ठीक है। और दूसरा, मीनवाइल जो भी स्ट्रक्चर में डिस्कवरीज होते गई वो इस प्रिंसिपल में एडअप होती गई। जैसे कि न्यूक्लियस के बारे में डिस्कवर हुआ कि भाई ये कंट्रोलिंग सेंटर है, इसमें जेनेटिक मटेरियल होता है, इसमें डीएनए है जो हमारा हेरिडिटरी कंपोनेंट है, इंफॉर्मेशन को कैरी करता है, ठीक है। आरएनए, प्रोटीन्स के बारे में पता चला, तो ये सारी चीजें सेल प्रिंसिपल्स में इंक्लूड होते चलेगी। जैसे जैसे आप आगे चैप्टर पढ़ोगे ना, आपको क्लियर हो जाएगा। तो दिस इज ऑल अबाउट कि सेल क्या है, सेल कैसे एग्जिस्टेंस में आई, और सेल थ्योरी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो मैंने आपको दी। सो दिस इज डन फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जहां पर हम बात करेंगे कि अर्थ पर जब लाइफ स्टार्ट हुई तो सबसे पहले यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्टेंस में आए थे, हम सब जानते हैं, ठीक है। तो ऐसा क्या हुआ कि यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स जब अच्छे खासा सरवाइव कर रहे थे अर्थ पर, तो मल्टी सेल्युलैरिटी क्यों क्रिएट हुई, या कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स का जनरेशन क्यों हुआ, ठीक है। तो इस चीज के बारे में हम डिस्कस करेंगे इन माय नेक्स्ट वीडियो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड कीप स्टडिंग। गुड बाय एंड टेक केयर। थैंक यू।